वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स मेनली जो मटेरियल्स हैं उनके लिए क्या मायने रखती हैं। एक्चुअली जब मटेरियल्स पर कोई फोर्स लगाया जाए तो अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स वो जो भी प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, कंप्रेशन, फटीग लिमिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल्स की होती हैं उनकी स्टडी इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के बारे में। नॉर्मली सॉलिड से क्या मतलब आता है? एक हार्ड बॉडी जो रिजिड हो। एक्चुअली रिजिड बॉडी का मतलब ही हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रिजिड बॉडी वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम अगर दबाएं तो वो ना दबे, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट ना हो। अब ये सब आइडियली ही सच है, इन प्रैक्टिस रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, अगर आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके फॉर्म को बिगाड़ने वाला, बदलने वाला फोर्स, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स जो कहते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज होगा ज़रूर। अब चाहे स्टील की रॉड ले लें, चाहे स्प्रिंग ले लें, चाहे जो भी सॉलिड ले लें, आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रॉड को भी तो मोड़ा जाता है। बड़े बड़े ब्रिजेस आप देखते हैं, है ना? क्यों? रॉड उसमें भी तो बेंट होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी रिजिड बॉडी जिसमें परफेक्टली रिजिड नहीं है कोई भी मटेरियल, हाँ, हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शेप साइज में चेंज ज़रूर होगा। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमने फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो गई। जैसे स्प्रिंग का केस ले लें, अगर स्प्रिंग को हम फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है ना, दोनों एंड्स को हमने ऐसे खींचा, या उसको दबाते हैं तो उसकी लेंथ कम होती है ना। क्या होता है अगर हम उसको लगाया जाने वाला उस पर फोर्स जो है वो हटा लें? इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो अब कुछ ऐसी मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, स्प्रिंग भी तो सॉलिड है, कि अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो फिर से ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेती है। बस यही बिहेवियर कहलाता है इलास्टिक बिहेवियर। तो आज हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है और वो कैसे इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। आइडियली रिजिड बॉडी कहने को रिजिड होती, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो उसके मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड नहीं होते, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी भी मटेरियल में वो मटेरियल जिसमें अगर हम फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो, और अगर फोर्स हटा लें तो वो ऑब्जेक्ट फिर से अपनी ओरिजिनल शेप पा ले, तो वह कहलाती है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। उसकी ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। और अगर कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाएं, लेकिन जब फोर्स हटा लें तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश ही ना करें, वो कहलाती है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। और ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है। ये प्लास्टिक बिहेवियर किन में होगा? जैसे वेट क्ले, पैराफिन वैक्स। और इलास्टिक बिहेवियर, उसका क्या एग्जाम्पल है? क्वार्ट्ज। कैसे? क्वार्ट्ज में क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर कैसे, किसे कहेंगे हम? कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं, इमीडिएटली वो अपने उसी ओरिजिनल शेप को एक्वायर कर ले, वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए आज मैंने यहाँ पर ये एक ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी और
इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बीच में, और इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन का मतलब है दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और दूसरा मॉलिक्यूल बहुत दूर है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूलर पोजीशन हमें पता है फिक्स होती हैं। तो इन ग्राफ को समझने से पहले ये समझ लें कि सॉलिड का जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं यानी उनके एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उनके इंटरेक्शन को शो करता है। तो उनके एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स को हम स्प्रिंग से शो कर सकते हैं। ये स्प्रिंग बॉल सिस्टम है जिसे सॉलिड को समझा जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर को। और ये बॉल जो है ब्लैक ब्लैक, ये हैं एटम्स या मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि किन्हीं भी दो एटम के बीच में ये कोई बॉन्ड है। अब सोचिए अगर ये बॉन्ड स्प्रिंग बॉल सिस्टम में ये बॉल हो जाए और ये स्प्रिंग है, तो अगर हम किसी भी बॉल को खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस उसे अपनी पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखती है ना। यही तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है। और ये कैसे रखती है, आइए उसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। देखिए इस ग्राफ में जो पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बीच में है, उसमें ये आप देखिए कि जो R0 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ये निगेटिव है देखिए, और ये पॉजिटिव एक्सिस है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज R0, और उस एटम की R0 डिस्टेंस पर उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स 0 नहीं लगता है। नॉर्मल इस सिचुएशन में सॉलिड रहते हैं। अब क्या होता है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। वो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर सॉलिड की मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता है, यानी कि R को वो डिस्टेंस R0 से ज़्यादा कर देता है। तो R0 से ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन सा पोटेंशियल एनर्जी में अब क्या हो रहा है, तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। R0 पे इतनी थी तो इधर जाने पे भी बढ़ रही है, और इधर जाने पर आप देख रहे हैं कौन सा नेचर है फोर्स का, अट्रैक्टिव। तो जो फोर्स है वो इंटर एटॉमिक फोर्स फिर अट्रैक्टिव हो गया। आपने डिस्टेंस बढ़ाई तो इंटर एटॉमिक फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव। क्यों हो गया, टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स अगेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। कि स्प्रिंग का भी तो काम यही होता है कि स्प्रिंग आप खींचते हो तो आपको महसूस होता है ना कि एक फोर्स उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। यही तो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कौन काम कर रहा है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखिए अगर हम सॉलिड को दबाते हैं, तो अगर हम सॉलिड पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच की जो सेपरेशन नॉर्मल जो ये होती है, उस पर फोर्स लगाया तो उसके बीच की सेपरेशन कम हो गई, यानी R लेस देन R0 हो गई। अब क्या होगा, उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, लेस होने पर रिपल्शन। और फिर भी आप देख रहे हैं कि इससे कम डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ती है। अब ये रिपल्शन फोर्स जो होगा, ये फोर्स लगेगा इसी डिस्टेंस पर दो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन का। क्यों लगेगा, टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल या एटम अपनी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। यही तो है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। जो स्प्रिंग का बिहेवियर है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो उल्टा फोर्स लगाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर होगा हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। खींचोगे तो वो आपके खींचने के अपोजिट फोर्स लगाएगी। वो फोर्स यहाँ पर कौन शो कर रहा है, इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से सॉलिड के इलास्टिक बिहेवियर को समझा जा सकता है। तो हमने देखा पहला पॉइंट कि कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड नहीं होती। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। फोर्स हटाने पर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज़ पाने की कोशिश करते हैं। यही मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं और उनकी ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। हाँ, कब इलास्टिक बिहेवियर या वो जो टेंडेंसी है टू रीगेन ओरिजिनल पोजीशन, उससे हम कैसे जानेंगे कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा हाईली इलास्टिक है और किस में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कम हैं। उसके लिए याद रखिएगा कि जब हम इंटर एटॉमिक फोर्स के
नेचर को अभी जो ग्राफ में पढ़ चुके हैं, तो इंटर एटॉमिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उनके पोजीशंस को मॉलिक्यूलर एटॉमिक पोजीशंस में शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा और वो कहलाते हैं ग्रेटर इलास्टिक, उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अब ये इलास्टिक बिहेवियर को और समझा जा सकता है कि हम उनके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उससे कितना स्ट्रेस पैदा होता है उस मटेरियल में, फिर उसमें कितना शेप साइज का चेंज आता है, यानी कितना स्ट्रेन पैदा होता है, और इनका रेशियो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है स्ट्रेस। किसी भी बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाती है, उसका शेप साइज चेंज होता है, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेती है। कैसे एक्वायर करती है? जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म की गई तो उसी ऑब्जेक्ट में जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए वो अप्लाइड फोर्सेस के अपोजिट काम करते हैं टू रीगेन ओरिजिनल शेप और साइज। यही इंटरनल, यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाता है, स्ट्रेस। अब ये फोर्स किस ऑब्जेक्ट पर कैसे लगाया गया है, उसी तरीके से स्ट्रेस की कैटेगरीज हैं। तो पहले स्ट्रेस क्या है, ये है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। 99% केसेस में जो अप्लाइड फोर्स है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हाँ, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब स्ट्रेस कितने तरीके के हैं, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में लेंथ वाइज फोर्स लगाया गया है तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स ऐसे लगाया गया है कि फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, तो अब ये इतना जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है, पहले ओरिजिनल लेंथ उसकी L थी, तो जो अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो ये फोर्स लगाया गया था उसकी वजह से ही ऑब्जेक्ट के किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे तो ये इतना फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट जो ये लग रहा है, ये है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ की डायरेक्शन में इंक्रीज करने के लिए लगाया गया तो ये कौन सा स्ट्रेस हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, अगर लेंथ को डिक्रीज करने में लगाया गया, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हम दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाते हैं कि इसकी लेंथ कम हो जाए, तो अब जो ये फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट ही तो काम करेगा किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो ये जो फोर्स है जो हम इसमें देखते हैं, इंटरनल फोर्स या वो जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी है, वो प्रोड्यूस होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर लेंथ कम हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और फोर्स लगाने से लेंथ बढ़ रही है अलोंग द लेंथ जो लग रहा है फोर्स, वो है टेंसाइल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के ये दो पार्ट हो गए। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अब जो फ्लूइड होता है वो इसके ऊपर हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म फोर्स एक्सर्ट करता है। ये जो यूनिफॉर्म फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है हर पॉइंट पर, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है
वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या होता है, हाइड्रोलिक या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। देखिए इसके ऊपर जो प्रेशर होगा, लिक्विड का प्रेशर ही तो है फोर्स पर यूनिट एरिया, उससे क्या होगा कि बॉडी में उसकी वॉल्यूम में वो कम करने की कोशिश करेगा। तो जो उसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसकी भी यूनिट वही फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड कैटेगरी आती है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस की। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस को आप ऐसे समझ लो कि मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ये फेस है और दूसरा फेस ये है, ठीक है। हम इसके नाम से याद करिए कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर वाली फेस पर एक ऐसा फोर्स लगाएं, टेंजेंशियली लगा रहे हैं, कीपिंग दिस सरफेस दिस फेस फिक्स्ड, तो क्या होगी, ये सरफेस कहीं खिसक के इधर आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये सरफेस, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये सरफेस कैसे खिसक के कितनी डिस्टेंस पर आ गई, तो अगर ये डिस्टेंस पर आ गई है तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब एक रेक्टेंगल से ये कैसे बन गई, पैरेललोग्राम। तो अपर सरफेस जितना टेंजेंशियली फोर्स लगाने पर शिफ्ट करी है, अगर हम वो देखें तो सपोज ये ही तो है शिफ्टिंग। अगर मैं इसको ये मान लूँ कि यहाँ से दिस वन इज द शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग जो है ये डेल्टा एक्स है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे हैं, जिससे जिस सरफेस के अलोंग फोर्स लग रहा है और जो परपेंडिकुलर वाली सरफेस है वो कैसे अपनी पोजीशन को, शेप को, वो बॉडी डिशेप हो जा रही है। ये मान लिया ये थीटा एंगल जो रेडियन में है वो इस तरीके से बॉडी का शेप जो पहले ए बी सी डी था, अब वो बन गया है ए डैश बी डैश सी डी। तो जो डिशेप हो रही है बॉडी फोर्स के लगाने से, उसमें जो फोर्स अपॉन जो हमने जो शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब उसकी शेप को जो चेंज किया है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स लगाया है वही टेंजेंशियल फोर्स जो उसकी शेप को चेंज करता है, उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वो कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरीके से 3 कैटेगरी ऑफ स्ट्रेस होती हैं जो हम इलास्टिक बिहेवियर में पढ़ते हैं। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडी को समझने के लिए स्ट्रेस के बाद दूसरा टर्म है स्ट्रेन, जिसके बारे में जानना जरूरी है। स्ट्रेन जैसा कि नाम से ही पता है कि जब बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया तो कितना डिशेप्ड हुई, तो वही जो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो हम कैसे स्ट्रेन के टर्म्स में जानते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वो डायमेंशन क्या हो सकती है, जैसा फोर्स लगाया गया, जैसी ऑब्जेक्ट की हमने जिस ऑब्जेक्ट पर लेंथ वाइज फोर्स लगाया गया तो लेंथ ही तो चेंज होगी, तो वो स्ट्रेन किसी फुल ऑब्जेक्ट की फुल सरफेस पे लगाया गया है या उसको डिशेप किया गया है, उसी हिसाब से स्ट्रेन स्ट्रेस की तरह स्ट्रेन भी 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि स्ट्रेन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी है। तो जो चेंज इन डायमेंशन है वही ओरिजिनल डायमेंशन है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट पर जब हमने अगर लेंथ इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगाया था तो ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लीजिए डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो बस इसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी फ्लूइड में डाली जाती है तो क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स उसकी सरफेस पे हर तरफ से सरफेस के नॉर्मल यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हैं और उससे उसकी जो वॉल्यूम में ये थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी शेप वही रहती है, बस वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसी से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर कैसा फोर्स लगाते हैं उसकी सरफेस के टेंजेंशियल,
तो जब उसकी सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है तो वो जो सरफेस है वो फिक्स्ड सरफेस के कंपैरिजन में शिफ्ट होती है। जैसे यहाँ पर ये शिफ्टिंग कितनी है, डेल्टा एक्स से, इससे शेयर स्ट्रेन कहते हैं। शेयर मतलब उसकी शेप चेंज होती है। तो जितनी शिफ्टिंग हुई है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ अदर सरफेस, वो शेयर स्ट्रेन कहलाता है। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, थीटा। अब टेन थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल। फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, जिसको हम रेडियन में मेज़र करते हैं, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एल। हम देखते हैं किसी भी स्ट्रेन के रिलेशन में हम डायमेंशन लेस, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये हम देख सकते हैं। और क्यों नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन है रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस तरीके से स्ट्रेन भी तीन तरीके के होते हैं। अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लॉ जानते हैं जिसका नाम है हुक्स लॉ, और उससे भी पहले चर्चा करेंगे क्या है इलास्टिक लिमिट। हम किसी भी बॉडी पर उसको, मान लीजिए उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते ना। स्प्रिंग को आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, सोचिए आप, तो आप फोर्स हटाओगे, क्या वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को पाएगी, फिर तो वो परमानेंटली खिंच जाएगी ना। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर आप कंप्रेस कर देंगे तो क्या फिर से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को लौटेगी, वो नहीं। तो वही लिमिट, जो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको हम लगाएं, वो जितना अप्लाइड फोर्स हो उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू, जब उस तक लगाने पर हम अगर उसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे। अगर उसको हटाएं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पा सके, वही तो होगी ना इलास्टिक लिमिट, जो कि इसका नाम है। और यही इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो ये है कि इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the object regains its original shape and size after the removal of deforming force। अगर इससे भी ज़्यादा होगा डिफॉर्मिंग फोर्स तो क्या होगी, बॉडी परमानेंटली डिशेप्ड हो जाएगी। तो इलास्टिक लिमिट ऐसे डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेन पाना है तो ज़्यादा स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता है। आपको अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है तो आपको दिखता है ना ज़्यादा स्ट्रेन, बस कितना ज़्यादा, वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर हो, यानी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर ही हो। तो हुक्स लॉ कहता है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली याद रखते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कब तक, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीन तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन हैं तो तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे स्ट्रिंग के लिए, थ्रेड के लिए, तार के लिए, जिसमें हम लेंथ वाइज फोर्स लगाते हैं और उसकी लेंथ में चेंजेस देखते हैं कि कितनी लेंथ एक्सटेंड हुई, तो इसमें इलोंगेशन हम देखते हैं। तो ये यंग्स मॉडुलस, अब देखिए कैसी प्रॉपर्टी, किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स की जिनमें लेंथ डोमिनेटिंग डायमेंशन हो। दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस किसका रेशियो होगा, हमने कौन सा स्ट्रेस पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, उनका रेशियो क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस। और थर्ड, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस था अपॉन शेयर स्ट्रेन, वो कहलाता है शेयर मॉडुलस। अब इन्हीं तीनों के ऊपर हम मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।